ऑलराइट बेटा, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. इवेल्युएट 4900 का रूट. 4900 का रूट क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, 70. क्योंकि आपको पता है कि 7 का स्क्वायर अगर 49 होगा तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4900. तो आंसर सिंपल आएगा आपके पास इसका 70. 5 पावर क्यूब 125. स्ट्रेट अवे आंसर आ रहा है, कोई रीडिंग टाइम की जरूरत नहीं है हमारे पास. आगे बढ़ रहे हैं. -8 प्लस 7 इंटू 5 ये हो जाएगा आपके पास -8 -7 5 35. 35 और 8 कितना हो जाएगा? -43. नेक्स्ट वन, सिमेट्री आ गया. सिमेट्री में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इसको भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग. राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड फ्रॉम ईच सेट. अब ये सिर्फ आपको देख के बताना है कि यार कौन सा सॉलिड यहां पर बन रहा होगा. तो आपको क्या लगता है इसके कितने फेसेस हैं आपके पास? कितने फेस होंगे इसके? अगर काउंट करूं तो यार ये 1 2 3 4 5 6. क्या सारे फेसेस आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इट्स अ क्यूबॉइड. अगर मुझे सारे फेसेस इसके इक्वल नजर आते तो मैं कहता क्यूब है, क्योंकि 6 फेस है मेरे पास है तो क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, और कोई शेप तो है ही नहीं. सो इट्स अ क्यूबॉइड. एक मार्क का आंसर मिल गया आपको, कोई खास वर्किंग नहीं है. आगे आ जाओ. ये क्या लग रहा है भैया आपको? ये आपको पिरामिड लग रहा है. क्या पिरामिड की जो बेस है ये आपको रेक्टेंगल लग रही है, स्क्वायर लग रही है? स्क्वायर. तो ये आपका पिरामिड तो होगा, बट इट्स अ स्क्वायर बेस पिरामिड. इट्स अ स्क्वायर बेस पिरामिड. ये आपका आंसर आ जाएगा. ये सिर्फ लाइन लिखने का एक मार्क मिल रहा है आपको. ठीक है. नेक्स्ट वन, ये शेप क्या लग रहा है? ये शेप क्या लग रहा है? इट्स अ प्रिज्म. ऑलराइट. और कौन सा प्रिज्म होगा? रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता है ये. इट्स अ ट्राइंगुलर प्रिज्म. क्योंकि आपको नजर भी आ रहा होगा ओपन होकर ट्राइंगल बन रहा है आपके पास. ट्राइंगल दो फेस नजर भी आ रहे हैं आपको. तो ये प्रिज्म तो होगा, बट इट्स अ ट्राइंगुलर प्रिज्म. तो आपको ये 3 मार्क मिल गए खाली 3 लफ्ज लिखने के. आगे देखें. क्वेश्चन नंबर 5, CXG. अगर आपको CXG निकालने का कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको बेटा ये एंगल निकालने की बात कर रहा है. स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमारे पास? 180 होता है. तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं 81 तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 99. पहले का आंसर 99 आ गया. फॉर पार्ट बी इट सेज BCX. BCX का मतलब क्या हुआ कि आपको फाइंड करना है ये ग्रीन मार्क्ड एंगल. दोनों लाइंस आपके पास ऑल्टरनेट हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. जब दोनों लाइंस आपके पास ऑल्टरनेट होंगी तो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा. तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ जाएगा 53. तो BCX का आंसर आ जाएगा स्ट्रेट मेरे पास 53 डिग्री. कोई प्रॉब्लम किसी को? सही है. उसके बाद क्या फाइंड करने को कह रहा है आपसे? BCX ABX. ABX पहले मार्क करते हैं बेटा. ABX का मतलब ये हो गया कि ये आपको ये बाहर वाला एंगल की बात कर रहा है. तो मैं बाहर वाला अभी तो नहीं निकालूंगा. पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये अंदर वाला एंगल निकाल लूंगा. कैसे निकालेंगे भैया? ट्रायंगल बन गया. दोनों एंगल को आपने एड अप किया, सेपरेट किया 180 से, तो आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा. तो अगर मुझे चाहिए एंगल ABX तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि मैं B का अंदर वाला एंगल निकालूंगा. और उस अंदर वाले को लेट सपोज मैंने A लेबल कर दिया, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 53 प्लस 81 इक्वल्स टू 180. सिंप्लीफाई करके बताएं यहां पर A का आंसर क्या आ रहा है? 46. आपके पास A का एंगल आ गया बेटा 46. अब आपके पास जो अननोन एंगल था ABX, उसको निकालने के लिए आपने जस्ट 180 में से इसको माइनस किया 46, 134. ये आपका आंसर हो गया. कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो गया बेटा? चलें जी आगे बढ़ते हैं. जी बेटा कॉपी कर लो. ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वो ऐसा मसला नहीं कोई. अगर पार्ट आपका मिस हो जाए तो समझना इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लो. नेक्स्ट वन, वर्कआउट 69 डिवाइडेड बाय 0.3. तो अगर ये लिखा हुआ है आपके पास 69 डिवाइडेड बाय 0.3, हम पहला काम क्या करते हैं कि हम डेसिमल को हटा देते हैं. अब डेसिमल को जब मैं हटाऊंगा तो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये मेरे पास आ रहेगा 690 एंड डिवाइडेड बाय 3. अब इसको डिवाइड करना मेरे लिए काफी आसान है. दैट लीड्स टू 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड 0 का 0 आ जाएगा. ये आपका आंसर. सॉरी 230 लिखेंगे ना, 230 आएगा तो सही. नेक्स्ट वन, वर्कआउट 1 होल 4/7 डिवाइडेड बाय
3/5। सबसे पहले आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, तो ये आ रहेगा 7 1s are 7 4 11 ओवर 7। डिवाइड कर अब चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/5। आंसर इज 33/30। ओह रेसिप्रोकल नहीं किया, अच्छा एक मिनट, ये आ जाएगा मेरे पास 5/3। तो 5/3 के बाद 11 5s are 55 डिवाइड बाय 7 5s are 35। ऑलराइट, अबे यार क्या हो गया ये, 7 3s are 21। और सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, चलो भाई नेक्स्ट वन। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 8230। 8230 अगर वन सिग्निफिकेंट पे जाएगा तो कहां पर जाएगा, 8000। ये हो जाएगा आपका 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.64 किस पे जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 18.7 किस पे जाएगा, 20। तो सबसे पहले आपने 0 से 0 कैंसिल किया, 800 इंटू 0.6, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख दो 800 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये हो जाएगा मेरे पास 6/10, ये 0.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह। इसको ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ कि बस 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। अभी क्या बच गया आपके पास, 80 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 40s are 4 6 are 24, तो ये आ रहेगा आपका 240। ये आ रहा है, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। नेक्स्ट वन, राइट 0.06 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। अगर आपने किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर्स में तो क्या करना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब आप 0.06 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो क्या बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी 60। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज 7 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर टू सेंटीमीटर तो आपको पता है दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आपका मीटर टू सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायरिंग की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे कि हमें ये पता लगे कि आखिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये आ रहेगा 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 मीटर स्क्वायर का हो गया, आपको चाहिए था 7 मीटर स्क्वायर का, तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, 70,000। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 216 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप एलसीएम लोगे और एलसीएम में सिर्फ प्राइम नंबर आएगा, कोई और इवन या ऑड आप नहीं ले सकते। तो अगर मैं 216 का एलसीएम लूंगा तो 2 स्टार्ट, ये आएगा 108, फिर आपने 2 से किया, ये आ गया 54, फिर आपने 2 से किया, ये आ गया 27, फिर आपने 3 से किया 9, फिर आपने 3 से किया 3 एंड देन 3 से किया 1। राइट 216 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अपना आंसर किस फॉर्म में लिखोगे आप, 2 आपके पास आया 3 दफा, 3 आपके पास आया 3 दफा, ऐसे ही है, ऐसे ही आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा। तो ये आपका आंसर आया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई मसला, ऑन क्लियर हो बेटा। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीजर्स का है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ईच सच दैट greater than 25, their lowest common multiple is 216, the highest common factor is 18, find the 2 integers। अब यहां पर अक्सर बच्चा स्टक हो जाता है कि यार सवाल में क्या पूछा है, क्या कह रहा है, कोई आइडिया किस तरह होगा, नहीं, एनीवन एल्स? हाँ भाई साथ, हुसैन कौन कह रहा है एलसीएम? एलसीएम तो निकाल दिया हमने, 216 का एलसीएम और आ चुका है। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 18 और 216 का एचसीएफ निकालेंगे। हाँ भाई सुमित, क्या निकालेंगे? नहीं, 216 का एचसीएफ से क्या मतलब हुआ है? एरन क्या करना चाहिए, सोच रहे हैं आप, चले बेटा। उसने आपसे ये कहा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों का 18 है, ऐसे ही ना। अब जरा 18 के मल्टीपल्स निकालें। 18 के मल्टीपल कौन कौन से आ सकते हैं? 18 का मल्टीपल आएगा 36, 18 2 36 होता है।
18 का मल्टीपल आएगा 54, 18 का मल्टीपल आएगा 72, ये हो सकता है। अब इसमें से हमारे काम के दो नंबर हो सकते हैं, क्या पता 36 54 हो, क्या पता 54 72 हो, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 25, ये बोला हुआ है ना उसने। अब उसने ये भी बताया हुआ है कि उन दोनों का जो एलसीएम होना चाहिए वो 216 होना चाहिए। अब आप ये देखो कि आपने जो फैक्टर्स निकाले हुए हैं इसमें से आपके पास 36 आ रहा है, 54 आ रहा है या 72 आ रहा है। कैसे? अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखो आपके पास ये मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72, 72 तो आ रहा है मेरे पास, आ गया एक नंबर तो मेरा समझ में आ गया 72 होगा। अच्छा ठीक, और सीक्वेंस फॉलो करते हैं जरा इसकी। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नंबर हैं ऐसे जिनका HCF मेरे पास 18 है, क्योंकि मैंने 18 के मल्टीपल निकाले, 18 इनका HCF होगा, और ये दोनों हमारे पास इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 216 बन रहा है, जो हमने देखा प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके। तो अब आपकी दो कंडीशन फुलफिल हो गई। कौन कौन सी? आपका नंबर 25 से बड़ा होना चाहिए, दोनों नंबर 25 से बड़े मेरे पास है यहां पर, और दोनों का HCF 18 होना चाहिए। तो दोनों का HCF मेरे पास 18 है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो आपके जो दो आंसर्स हैं, इट्स 54 एंड 72, ये आपके आंसर्स हैं। दोनों पे आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, HCF वाली भी कर रही है, और आपका नंबर 25 से बड़ा भी आ रहा है। नेक्स्ट वन, इन द डायग्राम शो ट्राइंगल A एंड ट्राइंगल B। अगर आपका ट्राइंगल A ट्राइंगल B पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? अभी साथ में करवा रहा हूं मैं, पेपर सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर क्या सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना चाहिए मरियम? नहीं ना, क्या लिखेंगे? वेरी गुड बेटा, ये अगर आप इस तरह ही पढ़े लिखेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा स्केल फैक्टर। शाबाश बेटा मरियम, बाद में देखिए बहुत मजा आएगा आपको। आपको ट्रांसलेशन वेक्टर बताना होता है, देयर इज नो ट्रांसलेशन वेक्टर, स्केल फैक्टर इन लार्जर में पढ़ते हैं हम। एनीवेज, तो बेटा अगर ये A जो है वो B पर जा रहा है तो जरा काउंट करते हैं हम लोग। यहां पर खड़े हम लोग 1 2 3 4 स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग, और नीचे कितना मूवमेंट है हमारा? 1 2। तो इसका जो ट्रांसलेशन लिखा आपने भाई, ट्रांसलेशन हो गया, और जो आपका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 और -2। ये आपका आंसर होगा। ये दोनों लिखने हैं आपने लाजमी, तब आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो पहला पार्ट हो गया। ट्राइंगल A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree clockwise, center 0,0. Draw triangle C. 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। आप में से किसी को याद है कि हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सॉरी नहीं, मैं मैट्रिक्स पूछ रहा हूं। कोई आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे आएगा मेरे पास? रोटेशन 90 डिग्री। मुझे याद करो, मैंने लिखवाया था 1 0 -1 0, इस तरह की चीजें थी। हाँ क्या था? 1 0 -1 0 चले, ये आपने कभी भी देना ऐसे तुक्के नहीं मार रहे। 1 0 0 1 होगा सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तुक्के नहीं मारने ऐसे। आपको जब भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए हो तो आप हमेशा इस तरह का ग्रिड बना लो। अब ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जरा रिकॉल करो क्या किया था। इसमें मैं कहूँगा एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1,0, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 0,1, जिसको हम कह रहे थे A और B। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए, आपको हमेशा स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। मैंने किधर बेटा फोकस, सही। अब हम इस वक्त पढ़ लें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सही है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से पहले आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट A की मूवमेंट कहाँ होगी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो A पॉइंट जो होगा 90 डिग्री के बाद यहां आ जाएगा। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लूंगा? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि A पॉइंट आएगा 0 -1 पर। ये बात समझ में आई कि आपका A जो है वो आफ्टर रोटेशन यहां पर आ जाएगा, और B पॉइंट कहां जाएगा आफ्टर रोटेशन? B वाला पॉइंट आपका घूमकर आ जाएगा A के ऊपर, ऐसा हो जाएगा। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, सॉरी नॉट 0, 1 0 1 0। और मेरा अपना ख्याल है कि मेरी आपने बिल्कुल ये नहीं बताया था। नहीं, मैं भी तो ये कह रहा हूं नहीं। ऑलराइट, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का।
यहां पर हमारे पास क्योंकि सेंटर ओरिजिन था तो हमने इसको यूज कर लिया। अगर सेंटर ओरिजिन नहीं होता तो याद रखो कि हमने दो मेथड्स पढ़े हुए हैं जिसमें हमारा एक्स वाई स्वैप्ड होता है -5, x के ऊपर, जो रूल्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया। आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, कौन से शेप पर अप्लाई कर रहे हो? आप ए पर अप्लाई कर रहे हो। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास? ए का एक कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है 2 and -4। अबे यार एंड पे बताया तुमने, मैंने क्लॉकवाइज निकाल दिया। कोई नहीं कह रही थी आप, आपको समझ नहीं आ रहा था, ईशल को बोला था। चलें, ऑलराइट, नाउ लिसन। अब अगर आपके पास, कैसा है मुझे, बैठ जा। अब अगर आपके पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ए पॉइंट कहां पर जाएगा? ए पॉइंट जाएगा बी के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए के? ये आएगा आपके पास 0 1। और बी पॉइंट कहां पर जाएगा? बी पॉइंट तो घूम घूम के इधर आ चुका होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, 0। ये हो जाएगा बेटा। नाउ दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आप किस पर अप्लाई कर रहे हो? ये आप अप्लाई कर रहे हो ट्राइंगल ए के ऊपर। अब आपने इसके साथ लिखना है ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास? ऑन के कोऑर्डिनेट बताओ ए का। अब ये जाएगा, हाँ बताओ बताओ, कोई भी एक कोऑर्डिनेट बताओ ए का। हाँ इतना टाइम लगेगा बेटा। हाँ बेटा 3 - 2, एक बता दिया 3 - 2। और क्या बताएगा दूसरा कोऑर्डिनेट भाई? 2 - 4, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। और 3 - 4। बहुत मुश्किल काम था ऑन, ये तो इतना मुश्किल सवाल तुमसे मैंने पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या है ट्राइंगल के, ग्रिड पे वो भी, ओ माय गॉड। एनीवेज, अब इसके बाद बेटा आपको यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ऑलराइट, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? ऐसे एरो बना लेते हैं और हम ये कहते हैं कि यार टेल टेल से हो रहा है, ठीक है। तो पहले 0 किससे मल्टीप्लाई होगा ये बताओ जरा। 0 × 2 क्या हो जाएगा? 0। देखो 2 बोल रहा है तेज, कुछ तो शर्म कर ले यार। 0 2s are 0, -1 × -4 +4, +4। ये आपका पहला हो गया बेटा। अब 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 × 3 0, -1 × -2 2। अब 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 0 × 3 0, -1 × -4 +4। ये तो आपका पहला वाला रो मल्टीप्लाई हो गया। जब हम सेकंड पर आएंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 1 2s are 2 and 0 × -4 0। फिर 1 किससे होगा? 3, 1 3s are 3 and 0 and again 1 3s are 3 और 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 2 4 and 2 3 3। यहां पर आगे क्या छोड़ने लिख दें? आंसर है क्या करें? अब कुछ करना है, क्या करना है? अब इसको ड्रॉ करना है बेटा। लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ड्रॉ ट्राइंगल सी। ड्रॉ ट्राइंगल सी, तो सी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? इट्स 4 2। तो पहले मैंने कहा भाई 4, 2 ये आ जाएगा मेरे पास, पहला पॉइंट आ गया सी का। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास? 2 and 3। तो 2, 3 यहां पर आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या आया? 4, 3। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 4, 3। तो ये मेरा ट्राइंगल रोटेट हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद सेंटर ओरिजिन। सॉरी बेटा, थोड़ा देखिए, हाँ देख लें बेटा। आपको समझना है तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कॉपी पेस्ट पे ज्यादा टाइम मत लगाएं। समझ में आपको आना चाहिए कि हम जी कैसे कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, मैट्रिक्स कहां से आया, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो भी लिंक पे आपके पास आ जाएगी, फाइल भी आ जाएगी, तो लिखने पे ज्यादा फोकस ना कीजिएगा। क्लियर हो बेटा? गौरव क्या हो गया बेटा? आगे इधर आ जाओ बेटा, पहली सीट पर, यहाँ आ जाओ। नहीं आ जाओ, आ जाओ। कहीं देवेश क्या बैठा ये बताओ। एनीवेज चलें जी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल। बेटा यहां तो तब क्लियर हो क्या? तब सो गए हो? हाँ भाई साथ जाग रहे हो? हुसैन मोबाइल फोन तो हाथ में नहीं है बेटा, आगे चेक कर लूंगा मैं। 1 मिनट रुकता हूँ, जरा पॉज करूंगा जरा मैं इसको। ऑलराइट बेटा, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल डी बाय एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 3, सेंटर 5, -5, ड्रॉ ट्राइंगल डी। तो आपके पास स्केल फैक्टर 3 है, आप ए को इनलार्ज कर रहे हो और सेंटर आपका है 5, -5। तो पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं सेंटर को हाईलाइट कर देता हूं। तो सेंटर पॉइंट आ गया मेरे पास, ये आ गया सेंटर पॉइंट। आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है इसको? आसान काम क्या होता है?
स्केल पेंसिल की हेल्प से आपने अपने पॉइंट्स को सेंटर से मिला के लाइन को एक्सटेंड करना है, जैसे कि मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब आपने सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस भी काउंट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नया शेप कहाँ होगा। एग्जाम्पल, आपका स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है उसने? 3 दिया हुआ है। अभी देखो बेटा, अगर आप सेंटर से अपने बॉक्सेस काउंट करो तो कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2 और 3। इसका मतलब ये 3 बॉक्सेस इनिशियल हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई किया अपने स्केल फैक्टर से, तो 3 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब जो नया पॉइंट होगा वो सेंटर से 9 बॉक्सेस दूर होगा। तो आपने अब यहां से 9 करना है बेटा। 3 तो यहां थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब जो आपका पॉइंट होगा वो ये वाला कहीं आ रहा होगा। ये आपका पहला पॉइंट आएगा आफ्टर इनलार्जमेंट, -1,4। सेंटर से 9 ना बेटा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5, 9 बेटा। आपका ओरिजिनल डिस्टेंस 3 था और आपको स्केल फैक्टर 3 का दिया था, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई द स्केल फैक्टर बाय द डिस्टेंस। तो 3/3 इज 9। रोमेल, आप क्लियर हो बेटा? ऑलराइट बेटा, जब आपके पास ये पहला पॉइंट आ गया, अब बाकी पॉइंट्स के लिए आपको ये पूरी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? अब मुझे पता है कि यार ये जो लेंथ है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये लेंथ, ये कितने यूनिट है? ये 2 यूनिट की लेंथ है। स्केल फैक्टर कितना है आपका? 3 का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6। इसका मतलब जो न्यू लेंथ होगी वो आपकी 6 बॉक्स होगी। तो अब आपका 6 बॉक्स, ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपकी लेंथ आ गई बेटा, ये आपकी 6 बॉक्स की लेंथ आ गई। ये बन गया आपका ट्रायंगल का। ऑलराइट, अब आपके पास जो बेस है ए की, ये आपकी 1 यूनिट है। स्केल फैक्टर कितना है आपका? 3। तो 1/3 इज 3। तो अब आपकी जो बेस हो रहेगी दैट विल बी 3 यूनिट्स। तो अब आपने यहां पर 3 यूनिट बना दिया, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, और अब आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसमें क्या चीज हमारी मिसिंग है? इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यार ये आपका ट्राइंगल डी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? एनलार्जमेंट समझ में आया? कल काफी बच्चे क्वेरी कर रहे थे एनलार्जमेंट समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कुछ क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? कौन सा वाला पार्ट? ऑलराइट, नेक्स्ट वन। अभी ये लोकस आ गया, लोकस मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, अभी करवाऊंगा। ऑलराइट बेटा, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में। ऑलराइट, तो जरा सुने कि सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में। इट सेज डायग्राम शोज आर रेक्टेंगल। यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रेक्टेंगल। मेक श्योर कि आपको शेप की प्रॉपर्टी पता। अब रेक्टेंगल ने कह दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हो गया, रेक्टेंगल ने कह दिया आपको ये बात। E the point on diagonal AC such that DEC is 90. Prove that the triangle, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई? ट्राइंगल ADC is similar to triangle DEC. आपने ये दो ट्राइंगल को शो करना है भाई, ये आपस में सिमिलर है। कैसे करना चाहिए देखें। वो ये आपको कह रहा है कि भाई ये सिमिलर होंगे, आपको बस एक एविडेंस चाहिए उस चीज को प्रूव करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास एंगल E और एंगल ADC है ना, ADC, हाँ एंगल D, ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर मुझे पता है, मैं लिखूंगा कैसे? अब देखें बेटा, मैं ये लिखूंगा एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल DEC इज इक्वल्स टू 90। देखो E का तो 90 उसने आपको दे दिया और D का 90 मुझे पता है रेक्टेंगल की वजह से, तो ये दोनों आ गए रेंडी। तो ये मुझे सिर्फ प्रूफ करना है। उसने मुझे बताया हुआ कि चीजें बराबर है, मुझे उनको बस एक प्रूफ करना है कि ये क्यों बराबर है। तो पहली बात तो आ गई मेरे पास कि ADC बराबर है DEC और दोनों बराबर है 90 के। 90 आपको E का दिया हुआ है और D का 90 क्यों होगा? रेक्टेंगल की वजह से होगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरी बात, क्या मेरे पास लेंथ ऑफ AD और लेंथ ऑफ D ये बराबर हो सकती हैं? लेंथ ऑफ AD और लेंथ ऑफ D मेरे पास कोई बराबर नहीं हो सकती, कोई एविडेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको नहीं लूंगा। अब आएंगे भाई AC और DC के ऊपर। AC और DC ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे कौन कौन सी लेंथ, कौन कौन से एंगल आ सकते हैं मेरे पास यहां पर। ऑलराइट, अब आपके पास एंगल कौन सा? CA और CE क्यों बराबर क्यों होंगे?
तो अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई, हमने ये देखा बेटा, और से देखिएगा, हमने ये देखा कि दोनों ट्राइंगल में लेंथ डीसी कॉमन आ रही है। ऑलराइट, जिस तरह हमारे पास था, हमने कहा ए डी सी, इसमें भी डीसी आया, हमने बोला ई डी सी, इसमें भी डीसी आया। तो इसको आप लिखोगे कैसे, अब आप यहां लिखोगे डीसी, सॉरी डीसी इज इक्वल्स टू डीसी, और रीजन क्या होगा बेटा, इट्स अ कॉमन साइड, कॉमन साइड या कॉमन लेंथ जो भी आप लिख दो। सही है, क्या हुआ आयशा? नेक्स्ट वन हमने क्या बोला बेटा, डीसी में भी एंगल ई आ रहा है और बीईसी में भी एंगल ई आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे बेटा ए सी डी। जो एंगल हम ले रहे हैं वो एंगल हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। हमने बोला ए सी डी ये बराबर होगा एंगल बी सी डी के। रीजन क्या है हमारे पास इसका, कॉमन एंगल। तो हमने, सॉरी बेटा, कॉमन एंगल बेटा, कॉमन लेंथ नहीं है, कॉमन एंगल है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया, हमने दो एंगल ले लिए और एक साइड ली। ऑलराइट, तो आपका फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा? आरम कोई प्रॉब्लम बेटा? आरम बेटा बीसीडी इसलिए लिखा, मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं ना। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूं सी रेड से, ये एंगल, तो सर डीसीवी लिख सकते हैं। डीसीवी बेटा आप डीसी भी लिखो या बीसीडी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, सी को सेंटर में होना चाहिए। एंगल हमेशा सेंटर में होता है। अब आप इसको डीसी भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, सिमिलर में तो हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो तीसरा एंगल 90 दिया हुआ है हमें। ऑलराइट, तो बेटा आपकी जो फाइनल स्टेटमेंट आएगी ना, ये 3 लिखना काफी नहीं है। अब आप फाइनल आंसर क्या दोगे, अब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा था आपने उसको रिफ्रेश करना है। ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी। और किस प्रॉपर्टी देखी आयशा हमने, एंगल एंगल साइड। बेटा ये पूरी वर्किंग के 3 मार्क हैं, पूरी वर्किंग के आपने 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करी विद एविडेंस कि यार ये क्यों किसके बराबर हो रहा है। और आखिर में आपको ये बताना होगा ट्राइंगल जो बराबर है ये साइड एंगल साइड है या एंगल एंगल साइड है, बताना पड़ता है। ऑन की प्रॉब्लम बेटा, अच्छा एक मिनट, ये आपका था ईसीडी। नहीं सही कह रहा है, ये सही कह रहा है बेटा, आप सही कह रहे हैं, ये ईसीडी है, ई सी डी। और आप ई कह रहे थे बेटा, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप जी। आगे बढ़ते हैं भाई। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 17। द नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। The 3 small numbers are equal. The middle 3 numbers add to 35. The largest number is 4 times the smallest number. List the 5 number in order of size. सबसे पहला काम, आपको उसने 5 नंबर की बात करी तो आप 5 स्पेस बना दो, 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम ये कर दिया आपने। The 3 small numbers are equal. इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये शुरू के 3 नंबर की बात हो गई। The middle 3 numbers add to 35. अब मान लो मैंने कहा यार ये एक y कर दो, सही है। अब वो आपसे कह रहा है द मिडिल 3 नंबर कौन से नंबर की बात कर रहा है, इन 3 नंबर की बात कर रहा है। द मिडिल 3 नंबर एड अप टू 35। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या आप यहां पे y को सब्जेक्ट बना सकते हो? तो मैं ये कह सकता हूं दैट y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2x। ये हो सकता है, यहां तक क्लियर? और उसने आपसे कहा लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो लार्जेस्ट है दैट विल बी 4 टाइम्स x। इन 5 नंबर्स में कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं मीन के ऊपर। बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज सम ओवर n, राइट। अब आपने सम लिखना है, तो हमारे पास वो 5 नंबर कौन कौन से थे, 3 तो x थे, एक y था, और y हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज 35 माइनस 2x, और जो लास्ट नंबर था हमारे पास दैट इज 4x। टोटल कितने नंबर थे, 5, सही है। और उनका मीन क्या आ रहा था बेटा, मीन का फॉर्मूला है, मीन क्या होता है हमारे पास, सम अपॉन n। अगर आपके पास 5 नंबर है, उन पांचों को आप ऐड करो, डिवाइड कर दो 5 से, आपको मीन मिल जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट गोल था। उसमें से 3 नंबर तो आपके पास x थे, उसने कहा जो 3 के मिडिल नंबर है उनका सम हमारे पास था 35, तो हमने उसकी बनाई इक्वेशन। उस इक्वेशन में हमने बना लिया y को सब्जेक्ट, जो मैंने यहां पे किया। यहां तक बात क्लियर है। और जो लास्ट नंबर था वो स्मॉलेस्ट का 4th मल्टीपल था, तो मैंने लिखा ये हो गया 4x।
तो हमारे पास जो 5 नंबर थे वो कौन कौन थे? x, 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 y एंड 4x। y हमने सपोज किया, कोई भी नंबर हो सकता है, सही है? एक्स भी सपोज किया। x सब सपोज किया हमने, तो बिल्कुल ये हमारे 5 नंबर हो गए। सॉरी बेटा, कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, आप कोई मसला नहीं है। ये हमारे 5 नंबर हो गए। अब हमने करना है मीन। मीन का मतलब होता है सम। जब मैंने सबको ऐड किया तो सबको ऐड करके क्या आएगा? सबको ऐड करके आएगा 3x प्लस वाई प्लस 4x ओवर 5। ये आएगा नहीं आएगा? पहले ये बताओ। और मैंने y की जगह वो इक्वेशन प्लेस करी जिसको मैंने सब्जेक्ट बनाया था इन टर्म्स ऑफ x, ताकि मेरे पास एक इक्वेशन में एक ही अननोन बाकी रह जाए। कौन सा वाला पार्ट? x का आंसर क्या आ रहा है? 17 5 आर 85, तो ये आ रहेगा 7x माइनस 2x इट्स 5x इज इक्वल्स टू 85 और 35 आने के हो जाएगा माइनस 35, तो 85 माइनस 35 इट्स 50 और x इज इक्वल्स टू 10। तो अब आपके नंबर्स क्या हुए बेटा? 10 10 10। y की जगह क्या आएगा? 35 माइनस 20 15 और 40। ये आपके वो 5 नंबर्स हो गए बेटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? 20 कहाँ से माइनस किया? प्रॉब्लम इस पार्ट में? कोई चीज समझ में ना आई हो अगर? बेटा क्लियर हो सब? विनय क्लियर हो? बच्चे गौरव क्लियर हो? पक्का? सॉरी बेटा, y 15 कैसे आ रहा है बेटा? y की इक्वेशन है 35 माइनस 2x, x की जगह वैल्यू प्लेस करो उसकी 10, तो 35 माइनस 20 क्या हो जाएगा? ऐसे आ रहा है y 15। बात क्लियर हुई सबको? स्टिल कोई प्रॉब्लम? यस रुमेल बेटा, y की जो इक्वेशन है 35 माइनस 2x, वहां पर x की जगह वैल्यू प्लेस करो x की, तो y मिल जाएगा आपको 35 माइनस 20। चलें जी आगे बढ़े। The diagram shows speed time graph for the start of a cyclist journey. Find the acceleration. स्पीड टाइम पर अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो मतलब राइज अपॉन रन। तो बेटा आपके पास राइज वाला पार्ट कितना है? 15, रन कितना है? 20, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। पहले का आंसर आ गया आपके पास 3/4। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिल बिटवीन T20 टू T30। ये जो 20 से 30 है, क्या यहां पर स्पीड चेंज हो रही है? इट्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने सिर्फ कांस्टेंट स्पीड नहीं लिखना है, आपने लिखना है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये है आपके पास 20 से 30 तक, क्योंकि उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइन चेंज नहीं हो रही है, सही। सो इट्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपको लिखना है। मुजम्मिल काम। नेक्स्ट वन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, आपको डिस्टेंस निकालना है, एरिया। अब यहां पर आपको अपने शेप को डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका ट्राइंगल, ये आ गया आपका रेक्टेंगल, और यहां पर आपका बनेगा ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो अगर हम शुरू, लेट्स सपोज मैंने कहा ये रीजन मेरा ए है, ये रीजन मेरा बी है, इसको मैंने सी कर दिया, इसको मैंने डी कर दिया। क्यों नहीं होगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है तो होगा। ऑलराइट बेटा, स्टार्ट विद द ए। ए का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 20, हाइट इज 15, 2 1s are 2 10s are 10 times 15 is 150, पहले का आंसर। रीजन बी, आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, दैट मींस बेस इंटू हाइट 10 इंटू 15, आंसर आ जाएगा 150। रीजन सी, सी का क्या आएगा बेटा? 1/2 बेस, बेस कितनी है? 20 और हाइट 10, हाइट इज 10, तो दैट लीड्स टू 100। और डी कितना आ जाएगा मेरे पास? इट्स अ रेक्टेंगल, 20/5 इट्स 100, सही है। तो 300 और 200 ये आ जाएगा आपके पास 500। सो टोटल डिस्टेंस इज 500 मीटर्स। During 1 year, the value of bicycle decreased from 200 to 160. Calculate the percentage decrease. अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल प्राइस।
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? दैट लीड्स टू 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाय सिंपल 20%, ये आंसर आ जाएगा। 20% आंसर है बेटा। याद रखें, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, डिफरेंस और ओरिजिनल प्राइस। उसके बाद इनइक्वलिटी 23 प्लस 2n, तो मैं काम ही करता हूं, 2n यहां रहेगा, 6n जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6n ग्रेटर देन 5 माइनस 23, 2n प्लस 6n 8n ग्रेटर देन 5 माइनस 23 इज माइनस 18, n greater than minus 18 divided by 8, n greater than minus 9 upon 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 9 upon 4 नहीं बेटा, जब तक सिंप्लीफाई हो सकता है आपको करना है, वरना आप फिर मार्क्स छोड़कर आ रहे हो अपना। नेक्स्ट वन, फैक्टराइज। फैक्टराइज कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है आजकल भाई। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास ट्यूसडे थर्सडे में, बहुत मुश्किल लगता है उनको। बस ऐसे हैं, क्या मतलब y 3xy माइनस क्यू वाई प्लस 6px माइनस 2pq। सबसे पहले कॉमन लिया आपने, कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपके पास? y आ जाएगा, तो ये आएगा 3x माइनस क्यू, यहां पर कॉमन आ जाएगा 2p, और क्या आएगा? 3x माइनस क्यू। अब आपने कॉमन लिया दोबारा 3x माइनस क्यू, और बचेगा क्या आपके पास? y प्लस 2p। इसके बाद कुछ अनोखे जीनियस जागते हैं, और वो क्या करते हैं? वो इक्वल टू जीरो करते हैं। मुजम्मिल आप करेंगे मेरा ख्याल है उसमें, वो इक्वल टू जीरो करते हैं। नहीं करेंगे, बस यहां तक छोड़ देंगे आप। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, इनइक्वलिटीज का ग्राफिकल पोर्शन। अगर आपको इनइक्वलिटी बतानी है, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि बी और सी की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ बी सी हो जाएगी मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू -4। अब मुझे एक बात ही बताएं कि यार इस लाइन से हमारी मूवमेंट कहां होगी? लेफ्ट राइट? ए बी। लाइन ऑफ ए बी से हमारी मूवमेंट कहां है? राइट। अगर राइट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ऑलराइट, ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। बेटा सॉलिड लाइन है और इनसाइड का वर्ड नहीं है। अगर आप अपनी लाइन बी और सी की देखोगे, उसकी इक्वेशन मैं बता चुका हूं आपको, इट्स y इक्वल टू 2। इस लाइन से मूवमेंट कहां है हमारी? इस लाइन से मूवमेंट हमारी ऊपर है, तो ये आएगा y ग्रेटर देन 2। जो तीसरी लाइन उसने आपको बताई है, वहां से मूवमेंट कहां है? जब x और y दोनों होंगे तो y को देखा जाता है। तो ये थर्ड लाइन आपकी आएगी y लेस देन इक्वल्स टू -1/2x प्लस 5। ये आपके 3 आंसर्स हो गए। किस पर? सब पर इक्वल टू है भाई। लगाया हुआ देखो, ब्लैक पेन से लगाया था कि नजर आया तुम्हें? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात समझ आई बेटा? ये अच्छी बात है, आप लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब है आज। ऑलराइट, सर्कल प्रॉपर्टीज। A, B and C lie on a circle. Center of the line PBQ is a tangent. टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट और रेडियस हमेशा होंगे 90 पर, तो यहां पर मिल गया मुझे 90। OCQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और आपके पास आपको x निकालना है। तो बेटा x निकालने के लिए 36 + 90 180 माइनस करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले आपको मैंने एक एंगल मार्क कर दिया A, और मैंने कहा यार ये A का आंसर बताओ मुस्तफा क्या होगा? 36 + 90 - 180। यस, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी A + 90 + 36 = 180। A का आंसर क्या आ रहा है? 54। जो A का आंसर होगा, X का क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। 27। याद रखें, सेंटर पे एंगल हमेशा बड़ा होगा। ऑलराइट, सेंटर पे एंगल हमेशा बड़ा होगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। फाइंड
मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो क्या चीज पता होनी चाहिए शिव? सवाल में नहीं लिखा होता, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। अली इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा? 80 माइनस स्वैप हो जाएंगे और वैल्यूज हो जाती है। आपके पास ए और डी की प्लेसेस स्वैप होंगी, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 3। बी और सी का साइन चेंज होता है, 2 और -1। ये तो आपने निकाला इसका एडजॉइंट। डिटरमिनेंट क्या होगा? AD माइनस BC, तो ये आएगा 6 + 2। ऑलराइट बेटा, AD माइनस BC फॉर्मूला होता है AD माइनस BC। यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 × 2 माइनस -2 × 1। तो दैट गिव्स यू द वैल्यू फॉर 8। अब आपका इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/8 2 -1 2 3। ये आपका आंसर आ गया और ये बहुत ही आसान से आपके 2 मार्क्स हो गए। नहीं बेटा, इसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ तक। ऑल राइट काम करते रहो मुझे, काम करते रहो। यस बेटा, अब आगे आ जाए भाई। नाउ दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। CF का कर्व आ गया। क्या निकालने को बोला है? मीडियन। कैसे आता है भाई मीडियन? ये बेटा, ये होते हैं बिल्कुल इडियट बच्चे। 3/4 इंटू हायर फ्रीक्वेंसी से मीडियन आता है। देखें आप सामने बैठे हैं ये। वो चले सारा ध्यान मोबाइल पे ना, माशाल्लाह अपडेट भी करना है कि क्या पढ़ लिया आज। एनीवेज, टोटल फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ किया, गिव्स यू द वैल्यू फॉर 60। और 60 पर आपने जाके देखा आंसर क्या आ रहा है। तो बता दो बेटा क्या है आंसर। नहीं, आपको ये मुझी को अगर हम बता दें उसको क्या आंसर आ रहा है, क्या है मुझी? 58 आ गया ना। याद रखना आप जरा कि आपको अगर निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का आपने हाफ कर दिया। तो द आंसर इज 58 फॉर द मीडियन पार्ट। ऑलराइट, 58। नेक्स्ट वन, इंटरकोटाइल। फॉर इंटरकोटाइल फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर अपर कोटाइल, दैट इज Q3। Q3 का आंसर मुझे एडवांस में बता चुका था, दैट इज 3/4 ऑफ 120। ऑलराइट, गिव द वैल्यू फॉर 90। क्या ये 90 आपका आंसर होता है? 90 आपका आंसर कभी भी नहीं होता। आपने 90 पर जाके वैल्यू देखनी है ग्राफ पर और उसको जाके देखना है x पर कि आपका क्या आ रहा है। दैट इज 62। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू आ रही है अपर कोटाइल की, इट्स 62। सिमिलरली यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर लोअर कोटाइल, इट्स 1/4 ऑफ 120 30। और 30 पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 51 आ रही है। और अब आपका जो इंटरकोटाइल होगा, दैट इज द डिफरेंस ऑफ अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल विच इज 11। सॉरी, क्या कर, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो आपके पास इंटरकोटाइल आ गया 11। कोई प्रॉब्लम मुजम्मिल? प्रॉब्लम बेटा हो गया ना बेटा। 11 इंटरकोटाइल इज द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, eggs are described as large if their mass is 63 grams or more. How many of these eggs are large? तो पहले आप देखें 63 पर कितनी आ रही है वैल्यू। तो मैंने काम किया, 63 मेरे पास यहां पर आ रहा है, ठीक है। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं और वो लाइन जाके ग्राफ पे मीट कराऊंगा 63 वाली। ये मीट हो गई और जहां ये लाइन मीट कर रही है वहां पर जाके देखूंगा एक्स का आंसर क्या आ रहा है। क्या चीज बेटा? अच्छा, दोबारा देखते हैं, कोई मसला नहीं। आपको उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि एग्स जिनका वेट 63 ग्राम से ज्यादा है उसको उसने कहा है कि वो लार्ज कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि यार लार्ज कैटेगरी में कितने एग्स आ रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपने अपने ग्राफ पर देखा कि 63 ग्राम्स पर कितने एग्स आ रहे हैं, ये बताएं। 63 ग्राम्स पर जो आ रहा है ये तकरीबन यहां तक आ रहा है, दैट इज 96 आ रहा है। अच्छा जी बेटा, मैंने शायद कोई लाइन गलत बना दी हो, चेक कर रहे हैं अपने पास। 98 है, चलें। अच्छा चलें, मैं कह रहा हूँ 98 आपकी कोई सुन रहा है? खैर, एनीवेज बेटा मेरे पास 98 आ रहा है, मैंने 98 को किया, आपके पास 96 आ रहा है, उसको आप लेके चलें। आपने अपना काम स्केल पेंसिल से करना है लेकिन, ठीक है।
अब आपको उसने कहा उससे ज्यादा, तो बेटा उससे ज्यादा वाला पोर्शन ये है, तो आपने टोटल में से उसको माइनस करना है, टोटल में से आपने उसको माइनस करना है। तो 120 माइनस 98, क्या आंसर आया? 22। तो ऐसे 22 एग्स होंगे जिनको आप लार्ज कैटेगरी में लेकर आओगे। 22 फ्रॉम द टॉपिक इंडाइसेस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट सेज 27 टू द पावर k इक्वल्स टू 9। याद रखिएगा, जब पावर आपके पास अल्फाबेट्स में आ जाए तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने बेसिस को सेम करना है। एक तरफ 27 है, एक तरफ 9 है, दोनों को 3 की फॉर्म में ले आओ। अब सवाल लिखा हुआ है मेरे पास 27 टू द पावर, 27 को किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? 3 का क्यूब, और 9 किस फॉर्म में जाएगा? 3 का स्क्वायर। ये आपका पहला स्टेप हुआ कि आपने बेसिस को सेम कर लिया। पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये देखो कौन था ये ऐड वाला? मरियम होगी, एज एक्सपेक्टेड। पावर से पावर आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो यू विल गेट 3 पावर 3 के 3 स्क्वायर। अब आपके पास दोनों बेसिस को इग्नोर कर दो, क्या बचेगा? 3k इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारे पास बेटा सिंपल सा पैटर्न है कि जब आपके पास पावर में अल्फाबेट्स आ जाएं तो आप सबसे पहला काम करोगे बेसिस को सेम बनाओगे। उसके बाद फॉर पार्ट बी, जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आप सबसे पहला काम करोगे, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो यू विल गेट x पावर 8 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 1/4। होल पावर इज लाइक अ सनलाइट, सबको मिलती है, x को भी मिलेगी, 16 को भी मिलेगी। तो अब हम बोलेंगे ये हो जाएगा x पावर 8 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर 1/4। ये तो आ जाएगा x पावर 2। अब आपने सॉल्व करना है 16 टू द पावर 1/4। देखिए 1/4 तो अपनी जगह जी बेटा ऑन, बेटा पावर नेगेटिव में थी, जब पावर नेगेटिव में होती है फ्लिप कर देंगे। अब 16 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 की पावर 4। आपके पास 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ऑलराइट, चलिए कर लें आप। इट इज फ्रॉम द टॉपिक वेरिएशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको k निकालने के लिए x और y मालूम है बेटा। जब y आपके पास 5 है तो x कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 का स्क्वायर। तो k आ जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। जैसे ही आपके पास k आता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप k को फौरन प्लेस करो अपनी इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब y इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहां पर x की वैल्यू प्लेस करनी है। वो कितनी दी है आपको? 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100, और 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। ये आपका y का आंसर है। एक बहुत ही आसान सवाल जिसकी वेटेज 3 मार्क्स की थी। 3 मार्क्स बहुत अच्छी वेटेज है हमारे हिसाब से। ऑलराइट, क्लियर बेटा? कर लिया कॉपी तो मसला? कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फंक्शंस। पहला पार्ट f(3), क्या मतलब हुआ कि जहां पर भी x है वहां पर आपने 3 प्लेस करना है बेटा। तो f(3) क्या हो जाएगा? 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7, 3s are 21 प्लस 4, 2 9s are 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 21 43। तो पहले का आंसर 43 बेटा। सबका आ गया पहले का आंसर? पहले में कोई मसला? ऑलराइट, दूसरी पार्ट में जी इनवर्स। इनवर्स का पहला स्टेप क्या था? पहले आपने gx को रिप्लेस किया y से, y इक्वल्स टू 2x प्लस 6। दूसरा स्टेप x को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये आएगा y माइनस 6 ओवर 2 इक्वल टू x। तीसरा स्टेप, जहां पर y था वहां पर x आएगा, और जहां पर x था वहां पर g इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तीनों स्टेप किया। पहला स्टेप fx की जगह y आ गया, gx की जगह। दूसरा स्टेप x को बनाया सब्जेक्ट, और तीसरा y की जगह x और x की जगह g इनवर्स ऑफ x। तो मिल, सॉरी बेटा, थर्ड पार्ट में बता रहा हूं।
अब थर्ड पार्ट में आपको कहा, सॉरी बेटा माहीन कुछ कहा, आपने कुछ कहा मना, सॉरी 2x स्क्वायर कहां पर बेटा? थर्ड पार्ट इट सेज दैट f of x माइनस g of x, तो f of x की जो इक्वेशन है वो लिखें आप, इट्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस g of x क्या है? 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई किया आपने, क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा देख लो, ऑल राइट, अब सही है बेटा ऑन, ऑल राइट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5x, 4 minus 6 minus 2 minus 1 equal to 0. You will get 2x square plus 5x minus 3 equal to 0. ये आपकी बन गई मिडिल टर्म, यहां पर क्वाड्रेटिक अप्लाई करना है आपको, तो ये आएगा बेटा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस, मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं लेकिन वो लंबी हो जाएगी बेटा, ऑलराइट, तो यहां पर आएगा आपके पास प्लस 6 एंड माइनस 1, तो 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन लिया यू विल गेट 2x x प्लस 3, यहां पर कॉमन लिया माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर कॉमन आया इनमें से x प्लस 3, बचा गया आपके पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया, सो x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2, ये आपके आंसर्स आ गए, माइनस 3 एंड 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इट इज फ्रॉम द टॉपिक सेट्स। अच्छा अली आपने किया है वाला क्वेश्चन बेटा, आए जरा बोर्ड पर, डायग्राम कंप्लीट करिए, ठीक है। इट सेज 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, तो पहली बात तो ये हुआ 5 तो आपके पास बाहर आ गया, 12 डू आर्ट ओनली, ओनली इसने मेंशन कर दिया, तो 12 जो है वो आपका आ गया सिंपल आर्ट का, दो बातें हो गई। तीसरी बात 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, ये भी ओनली का केस हो गया। नबील फोकस बेटा, तो यहां पर आएगा आपके पास 4, और जो तीनों में इन्वॉल्व है वो आ गया आपके पास 1। ये हो गई आपकी मेन वेन डायग्राम कंप्लीट, और ये लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क मिल गए बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, सब क्लियर हो? अब उसने आपको कहा टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल है मेरे पास 40, ऑलराइट। अब 40 में से उसने आपको जो रेशियो दिया है, अब ये जरा सुनने वाली बात है, उसने आपको रेशियो दिया है किसका? x का, y का और z का, वो आ गया 1:2:3। मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं x, y और z को तीनों को ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा, ये मुझे नहीं पता। अब कैसे निकालेंगे देखें, मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ क्या है बेटा? 40 है। अब मैं आता हूं जरा इनके नंबर्स के ऊपर, 12, 1, 4 एंड 5, इन सब को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 40 से, इन सब को अगर मैं 40 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मेरे पास बच रहा होगा वो कौन होगा? वो ये तो x होगा, y होगा और z होगा, ऐसा ही है, इन सब का सम होगा x y z का, वही तो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा भाई 40 में से सेपरेट करो किसको? 12 को, 1 को, 4 को और 5 को। इसका आंसर कितना आ रहा है? 18। ये जो 18 आया ये किसका सम आया आपके पास? ये आया x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 18। बेटा यहां तक बात क्लियर हुई, समझ में आया? अच्छा अब आते हैं जरा रेशियो के ऊपर कि रेशियो को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इन तमाम रेशियो को ऐड करूं तो कितना आएगा? 6, और इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आंसर आया? 18, तो 6 के सामने आ गया 18। अगर मुझे x का फाइंड करना है तो x का रेशियो क्या है मेरे पास? 1, और x क्या होगा मैं निकाल लूंगा, तो x आ रहेगा मेरे पास सिंपल 3। इसी तरह आप y के लिए सॉल्व करोगे, y आपके पास आ जाएगा 6, करके देख लें आप सॉल्व इसको। अगर आपने y के लिए करना है तो आपकी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी कि 6 के अक्रॉस तो 18 आ रहा था, y का रेशियो आपका 2 था, वहां पर आएगा y, ऑलराइट। तो आपके पास y का रेशियो कितना आ रहेगा? 6 आ रहेगा, और z का आ जाएगा 9। तो आपका जो रेशियो वाला पार्ट हुआ, x का कितना आया था मेरे पास? x का 3 आया था,
y का मेरे पास 6 आया था और z का मेरे पास 9 आया था। बेटा बात समझ में आई? क्योंकि ये हमारे पास सेट्स का एक डिफरेंट सवाल था, ऐसा सवाल हमारे पास पास्ट पेपर्स में नहीं आया था। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? किसी सी पार्ट में क्या है बेटा? वन सबसेट इन द वेन डायग्राम इन पार्ट ए हैज नो स्टूडेंट्स यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब। वन सबसेट, अच्छा ऐसा कौन सा है जहां पर आपके पास कोई भी बच्चा नहीं है? तो वो नजर आ रहा है आपको ए इंटरसेक्शन जी। ए इंटरसेक्शन जी में कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा एन ऑफ, ये ए इंटरसेक्शन जी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा इसका डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस वाले पोर्शन में डी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, एन ऑफ डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए, डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए, कितने आ रहे हैं भाई? अच्छा जी, अगर मैं एक काम करूं आपके लिए, मैं इसको शेड करूं, डी यूनियन जी को अगर मैं शेड करूं तो डी पूरा आएगा, डी यूनियन जी। ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं यहां पर रिमार्क किसकी है ये? हाँ तो जरा पढ़ाइए, फोकस। ये आ गया डी यूनियन जी, इंटरसेक्शन किसके साथ था? ए के साथ। इंटरसेक्शन हुआ ए के साथ। जहां पर दोनों कलर्स आ रहे हैं वो रीजन कौन सा है? वो है x1 और O0, राइट? x का आंसर क्या था? 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + 1 4। ये इसका आंसर होगा बेटा, ये आंसर होगा इसका।